Hello everyone, we are going to start our class 10th history chapter 3, the making of a global world. So this is part 1 of this chapter, the pre-modern world. तो देखो जब भी हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं ना तो हमारा मतलब एक आर्थिक व्यवस्था से होता है जो कि लगभग लास्ट के 50 सालों में ही आई है। लेकिन हम इस चैप्टर में हम देखेंगे कि ये जो ग्लोबल वर्ल्ड जो अब बना है ना, इसकी एक काफी अच्छी हिस्ट्री रही है। ट्रेड माइग्रेशन या फिर लोग घूमते थे वर्क की तलाश में, कैपिटल मतलब पैसों की तलाश में भी घूमते थे और अलग अलग कारण से लोग घूमते थे। तो ये ग्लोबल वर्ल्ड जो बना है, इसकी हिस्ट्री रही है, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। जब भी आज जो ग्लोबल इंटरकनेक्टेडनेस है, जैसे मतलब अमेरिका यूरोप सब जुड़े हुए से है, तो ये अपने को दिखते हैं कि भाई ग्लोबल इंटरकनेक्टेडनेस आजकल बहुत ज्यादा विजिबल है। तो अपने को समझना पड़ेगा कि ये जो दुनिया है ना, जैसी आज दिख रही है, किन किन फेजेस से ये गुजर के आज ऐसी बनी है। तो पूरी हिस्ट्री में ही देखो, ह्यूमन सोसाइटीज जो है ना वो ज्यादा वो एक दूसरे के साथ लिंक होने लग गई है, इंटरलिंक्ड होने लग गई है एंशियंट टाइम से ही। ट्रैवलर्स, ट्रेडर्स, पुजारी लोग, पीस्ट या फिर तीर्थयात्री, पिलग्रिम्स काफी वास्ट डिस्टेंसेस नॉलेज के लिए या फिर अपॉर्चुनिटी के लिए या फिर धार्मिक रीजन से, स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट के लिए घूमते ही रहते थे। कभी कभी परसिक्यूशन मतलब जीवन बचाने के लिए भी घूमते थे। साथ ही साथ वो घूमते थे तो सामान भी रखते थे, सामान भी कैरी करते थे, मनीज, वैल्यूज, स्किल्स, आइडियाज, इन्वेंशंस, और कभी कभी तो जर्म्स और डिजीज भी अपने साथ कैरी करके ले जाते थे। तो देखो 3000 बिफोर क्राइस्ट एरा से ही हम देखते हैं कि एक एक्टिव कोस्टल ट्रेड ना इंडस वैली सिविलाइजेशन को आज के प्रेजेंट डे वेस्ट एशिया से लिंक करती रही है। और लगभग एक मिलेनिया से भी ज्यादा मतलब 1000 साल के समय से भी पहले का हम देखते आ रहे हैं इतिहास में कि कौरीज, कोड़ी जो होती है ना, सी शेल्स, जो करेंसी की तरह यूज होते थे, वो मालदीव से लेकर चाइना और ईस्ट अफ्रीका तक फैले हैं। तो देखो लॉन्ग डिस्टेंस स्प्रेड भी रहा है डिजीज कैरिंग जर्म्स का, इसको भी हम देख सकते हैं। 7th सेंचुरी से ही ऐसे एविडेंसेस मिलते हैं कि डिजीज कैरिंग जर्म्स फैलने लगे थे। 13th सेंचुरी से और भी ज्यादा इनएविटेबल हो जाते हैं, मतलब दिखने लगते हैं। सिल्क रूट्स लिंक द वर्ल्ड। तो देखो सिल्क रूट क्या होते हैं। सिल्क रूट ना प्री मॉडर्न ट्रेड जो हो रही है अच्छी सी, या फिर कल्चरल लिंक्स जो बन रहे हैं अलग अलग पार्ट के वर्ल्ड के पार्ट्स में, इसका एक अच्छा एग्जांपल है सिल्क रूट्स। देखो ये एक जो वेस्ट का जो चाइनीज सिल्क कार्गो, वेस्ट की तरफ जाता हुआ चाइनीज सिल्क कार्गो है ना इस रूट के थ्रू, उसकी इंपॉर्टेंस को भी दिखाता है। ये वो रूट्स है, मतलब मेजरली इनका फोकस इस पे था, चाइनीज सिल्क के ऊपर। तो सिल्क ट्रेवल करता था, सिल्क की ट्रेड होती थी इन रूट से, तो इसीलिए इनको नाम भी सिल्क रूट सा दे दिया गया है। मतलब ये इसकी इंपॉर्टेंस की तरफ दिखाता है। हिस्टोरियंस ने कई सिल्क रूट्स ढूंढ लिए हैं, लैंड और सी के, लैंड से भी होते हुए सिल्क रूट्स भी मिले हैं, सी के भी सिल्क रूट्स मिले हैं, जो कि एशिया के कई रीजन से पास होते हैं। एशिया को यूरोप से जोड़ते हैं, नॉर्थन अफ्रीका से जोड़ते हैं। और देखो ये ना क्रिश्चियन एरा से पहले से है, क्रिश्चियन एरा नहीं आया था उससे भी पहले से सिल्क रूट्स है। और 15 सेंचुरीज तक भी बहुत सारे सिल्क रूट्स थे। तो लेकिन चाइनीज पोट्री जो है ना, चाइनीज सिल्क तो इस रूट पे ट्रेड होती थी, चाइनीज पोट्री भी इसी रूट से जाती थी, मतलब घड़े वगैरह, टेक्सटाइल और स्पाइसेस जो इंडिया से होते थे या साउथ ईस्ट एशिया से होते थे, वो भी इसी रूट से ट्रेड किए जाते थे। अब रिटर्न में क्या आता था, रिटर्न में गोल्ड या सिल्वर आ जाता था जो कि यूरोप से एशिया की तरफ आता था। मतलब ट्रेड इस तरह से चलती थी। और ये जो ट्रेड और कल्चरल एक्सचेंज है ना, ये चलता ही रहता था। पहले के जो क्रिश्चियन मिशनरीज होते थे वो भी इस रूट से एशिया में आए थे। मुस्लिम प्रीचर्स भी कुछ सेंचुरीज पहले ही इस तरह से ही आए थे। और इससे भी पहले बुद्धिज्म, जो कि ईस्टर्न इंडिया में उपजा था ना, ईस्टर्न इंडिया में जो ये धर्म पैदा हुआ था बुद्धिज्म, ये भी कई डायरेक्शंस में जो सिल्क रूट के इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स है, मतलब सिल्क रूट की शाखाओं से काफी फैला है बुद्धिज्म भी। फूड ट्रेवल्स, स्पेगेटी एंड पोटैटो। तो देखो लॉन्ग डिस्टेंस कल्चरल एक्सचेंज है ना, उसके एक अच्छा एग्जांपल फूड से भी मिल जाता है। ट्रेडर्स या ट्रैवलर्स जो होते हैं ना, ये अलग अलग जगह पर जाते हैं तो वहां पर नई क्रॉप्स इंट्रोड्यूस कर देते हैं। जब आज का रेडी फूड स्टफ मिलता है ना दुनिया के अलग अलग पार्ट्स में, इनके भी कॉमन ओरिजिन्स हो सकते हैं। एग्जांपल बता रहे हैं स्पेगेटी और पोटैटो का। ऐसा माना जाता है कि नूडल्स जो कि चाइना से वेस्ट की तरफ ट्रेवल करे थे, वही स्पेगेटी बन गए। और हो सकता है कि अरब ट्रेडर्स जो है ना, ये 5th सेंचुरी सिसिली में पास्ता ले गए थे। सिसिली क्या है, इटली में एक आइलैंड है आज। इसी तरह से जो दूसरे फूड इंडिया और जापान में कॉमन है ना, तो उनके भी जो ओरिजिन्स है ना, उनका ट्रुथ तो पता नहीं है, लेकिन हो सकता है कि कुछ कॉमन हो। तो इस तरह का गैस वर्क जो है ना, ये पॉसिबिलिटी लॉन्ग डिस्टेंस कल्चरल कांटेक्ट की बताता है प्री मॉडर्न वर्ल्ड में। हमारे जो काफी कॉमन फूड्स है जैसे कि पोटैटो, आलू हो गए, सोया, ग्राउंड नट्स, मेज, टोमेटोज, मिर्चियाँ, चिलीज, शकरकंदी, स्वीट पोटैटोज, ये सब ना आज से 500 साल पहले, मतलब 5 सेंचुरीज पहले ये फूड्स हमारे एंसेस्टर्स ने नहीं खाए, मतलब बाद में आए हैं ये इंडिया में। ये फूड्स जो है ना, ये तब इंट्रोड्यूस किए गए जब ये फूड्स यूरोप में और एशिया में इंट्रोड्यूस कब किए गए, जब क्रिस्टोफर कोलंबस ना एक्सीडेंटली उन्होंने अमेरिकाज ढूंढ दिया था। अब अमेरिका क्या है, देखो जो आज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है उसकी बात नहीं कर रहे हम। अब यहाँ पे हम अमेरिका शब्द का यूज नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और कैरिबियन,
ये तीनों को दिखाने के लिए कर रहे हैं। तो जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका का जो बड़ा सारा कॉन्टिनेंट है उसको एक्सीडेंटली ढूंढ दिया ना, तो वहां पर थी ये फसलें, ये फूड्स। तो उसके थ्रू ये एशिया और यूरोप में आए ये फूड्स। अब देखो जो हमारे कॉमन फूड्स है उस वो ना वास्तव में अमेरिका के जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स है, अमेरिकन इंडियंस, इनके थ्रू आई है। कभी कभी देखो जो नए क्रॉप्स होते हैं ना, ये लाइफ और डेथ के बीच का डिफरेंस तक बना देते हैं। जैसे देखो यूरोप का जो पुअर था, वो अब ये नए फूड्स के आने के कारण अच्छा खाने लग गया था और अब वो लंबा जीता था, क्योंकि पोटैटो उनको काफी सूट कर रहे थे। आयरलैंड का जो पुअरेस्ट पीजेंट था ना, वो पोटैटोस पर इतना ज्यादा डिपेंडेंट थे पीजेंट लोग, कि जब डिजीज के कारण पोटैटो की क्रॉप मिड 1840s में खराब हो गई थी ना, तो हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स मतलब कई सारे लोग स्टारवेशन से भूख के कारण मर गए थे। कॉन्क्वेस्ट, डिजीज एंड ट्रेड। तो देखो प्री मॉडर्न वर्ल्ड ना 16th सेंचुरी में काफी सिकुड़ सा गया था, जब यूरोपियन सेलर्स ने ना सी रूट ढूंढ लिया था एशिया के लिए, और सक्सेसफुली वो वेस्टर्न ओशन को क्रॉस करके भी अमेरिका पहुंच गए थे। कारण क्या है देखो, कई सेंचुरीज पहले ना इंडियन ओशन जो था उधर बहुत ज्यादा भारी ट्रेड चलती रहती थी, गुड्स, पीपल, नॉलेज, कस्टम, मतलब ये सब चीजें भी इंडियन ओशन से ही होती रहती थी, ये सब फैलते रहते थे। सामान की भी ट्रेड होती थी, लोग भी घूमते रहते थे, नॉलेज मतलब स्टूडेंट्स या फिर किसी भी तरह से नॉलेज का भी ट्रांसफर इंडियन ओशन के थ्रू होता था, रीति रिवाज भी होते थे। तो सब इंडियन ओशन में इतनी ट्रेड होती थी, तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो था ना, वो इस सब चीज का सेंट्रल था, इन सब फ्लोज का सेंटर पॉइंट बना हुआ था। तो ये इन नेटवर्क्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल पॉइंट था। तो देखो जब यूरोपियंस की एंट्री हुई, तो ये सब रूट्स जो है ना, ये यूरोप की तरफ हो गए, इंडियन ओशन से हटके यूरोप बन गया था अब सेंटर। तो इसकी डिस्कवरी से पहले, मतलब अमेरिका की डिस्कवरी से पहले, अमेरिका ना वर्ल्ड से थोड़ा कटा हुआ था, लगभग मिलियंस ऑफ ईयर्स के लिए वर्ल्ड से कटा हुआ था। लेकिन 16th सेंचुरी से ही इसके वॉस्टलैंड्स देखो क्रिस्टोफर कोलंबस ने ढूंढ दिया था, तो इसका जो जगह थी और ये जो यहाँ पर अच्छी अच्छी क्रॉप्स और मिनरल्स थी, अब इनके कारण पूरे विश्व की मतलब हर जगह पर ट्रेड और लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आने लगी थी। जो प्रेशियस मेटल्स होते थे, वैल्यूएबल मेटल्स जो होते थे, जैसे कि सिल्वर हो गए, तो ये ना जो आज के दिन में पेरू या मेक्सिको हो गया, इधर की माइन से निकलते थे। तो इसके कारण यूरोप की वेल्थ भी बढ़ी, क्योंकि यही ट्रेवल करते थे, यही ट्रेड करते थे। और यूरोप की इससे वेल्थ बढ़ी, तो वो एशिया के साथ ट्रेड करते थे ना, यही इसको फाइनेंस करता था। मतलब ये यूरोप जो ट्रेड करता था ना एशिया के साथ, तो पेरू और मेक्सिको से लाया हुआ सिल्वर में ही वो ट्रेड कर लेते थे। तो लेजेंड्स जो है ना, मतलब जैसे महाभारत भी एक लेजेंड्स है, ये भी 17th सेंचुरी यूरोप में फैल गए थे कि साउथ अमेरिका में बहुत ज्यादा पैसा है, इस तरह के लेजेंड्स फैल गए थे। तो काफी एक्सपेडिशंस जो है ना, एल डोराडो बहुत फेमस शहर था गोल्ड के लिए, उसके लिए लोग निकल गए थे। ऐसी कहानियां थी कि एल डोराडो में बहुत ज्यादा गोल्ड है, तो उधर के लिए भी निकल गए थे। तो पोर्चुगीज और स्पेनिश जो है ना, इनका जो कंकेस्ट रहा है, मतलब इनका जो थोड़ी सी भिड़ंत रही है कि अमेरिका को कॉलोनाइज करना है, तो ये भी मिड 16th सेंचुरी में बहुत हो रहा था। यूरोपियन कंटेस्ट जो रही है ना, वो सिर्फ एक सुपीरियर फायर पावर था ना यूरोप की, इनके पास तोप वगैरह थी, इसके कारण ही नहीं थी। बल्कि वास्तव में जो स्पेनिश कॉन्करर्स थे, इन्होंने बहुत पावरफुल वेपन यूज किया, जो कि वास्तव में कन्वेंशनल मिलिट्री वेपन नहीं था। ऐसा नहीं कि कोई गन या तोप यूज कर दी। क्या यूज किया इन्होंने? जर्म्स यूज करे, जैसे कि स्मॉल पॉक्स हो गए, चेचक, जो कि एक पर्सन पे कैरी करते थे, मतलब एक व्यक्ति को चेचक है तो वो सब में फैला देगा। तो क्योंकि देखो अमेरिका के लोग काफी लंबे समय से दुनिया से कटे हुए थे, तो अमेरिका के जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स होते थे ना, इनके पास कोई भी इम्यूनिटी नहीं थी उन डिजीजेस के खिलाफ जो कि यूरोप से आते थे। तो स्मॉल पॉक्स एक डेडली किलर इनके लिए साबित हुआ। जब एक बार स्मॉल पॉक्स अमेरिका में पहुंचा यूरोप के थ्रू, तो ये पूरे कॉन्टिनेंट में फैल गया और बहुत दिक्कत होने लगी थी वहां पे। यूरोपियंस आए ना, उससे पहले ही ये मतलब अमेरिका में फैलने लग गया था और वहां पे लोगों को मारने लग गया था, और पूरी की पूरी कम्युनिटीज इसने मार दी थी। तो कॉन्केस्ट के लिए, मतलब स्पेनिश लोगों के लिए जीतना बहुत ज्यादा इजी हो गया था। मतलब यूरोप सिर्फ जर्म पहुंचा देता था खुद के आने से पहले ही, वहां पे वो पहुंचे उससे पहले तो वहां के लोग मर जाते थे। अब गन्स को देखो खरीद सकते हैं या फिर कैप्चर भी कर सकते हैं और इन्वेडर्स के खिलाफ यूज भी कर सकते हैं, लेकिन डिजीजेस जैसे कि स्मॉल पॉक्स हो गए, तो इसके खिलाफ कैसे लड़ सकते हैं? वैसे भी जो कॉन्करर्स है, मतलब यूरोपियंस है, वो तो इससे इम्यून भी है। तो 19th सेंचुरी तक ना पॉवर्टी और हंगर है वो तो यूरोप में बहुत ज्यादा कॉमन था। सिटीज भरे पड़े थे, डेडली डिजीजेस फैले हुए थे, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स भी बहुत होती थी। रिलीजियस डिसेंटर्स जो होते थे, मतलब कि जो मना कर दे कि हम स्टैब्लिश्ड बिलीफ्स या प्रैक्टिसेस को नहीं मानने वाले, तो इन लोगों को मार दिया जाता था। तो इसी कारण से हजारों लोग यूरोप से अमेरिका की तरफ चले गए। और इधर भी देखो 18 सेंचुरी तक जो स्लेव्स होते थे ना, जिनको अफ्रीका में कैप्चर किया हुआ था, तो वो प्लांटेशंस में काम करते थे और कॉटन और शुगर
यूरोपियन मार्केट्स के लिए वो उगाते थे। तो 18th सेंचुरी तक ना चाइना और इंडिया जो थे वो वर्ल्ड के रिचेस्ट कंट्रीज में से एक थे, और एशियन ट्रेड में वो बहुत ज्यादा उनकी बहुत ज्यादा वैल्यू भी थी, प्री एमिनेंट थे, बहुत ज्यादा स्टेब्लिश थे। लेकिन फिर भी देखो 15 सेंचुरी से ना कहा जाता है कि चाइना जो है ना उसने ओवरसीज कांटेक्ट बंद कर दिए थे, मतलब अब समुद्री व्यापार थोड़ा सा कम कर दिया था और आइसोलेशन में रहने लग गया था। तो चाइना का जो ये रोल घटा था, तो इसके कारण अमेरिका को इंपॉर्टेंस ज्यादा मिलने लगी, अमेरिका की इंपॉर्टेंस बढ़ने लगी। तो वर्ल्ड का ना ट्रेड का सेंटर थोड़ा सा चेंज हो गया वेस्ट की तरफ, और यूरोप जो है अब वो सेंटर बन के आया है वर्ल्ड ट्रेड का। तो इसी के साथ हम ये वाला पार्ट खत्म करते हैं। थैंक यू।